हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हेडिंग आज का आपने देख लिया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर, किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है दैट इज नीट यूजी 2023 और स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। ठीक है ना। सबसे पहले जो आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं पिछले एक साल से, जितने भी हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने पिछले एक सालों से, उनको बेसब्री से इंतजार है इस डेट का, 7 मई 2023 का, क्योंकि इसी दिन होने वाला है आपका नीट यूजी 2023। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीडियो आज आ रही है, ठीक है ना। आपके पास रफली 35 से 40 दिन है, 40 दिन के आसपास आपके पास है। यू हैव ओनली 40 डेज। तो अब जो है एक्सटेंसिव यानी कि डिटेल में पढ़ने का टाइम गया। अब डिटेल में नहीं पढ़ना आपको। इन 40 दिनों के अंदर आपको अपने अपने आप को ब्रशअप करना है, अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। ठीक है ना। अब चूंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं आपको केवल किसकी बात करूंगा? केमिस्ट्री की बात करूंगा। ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको जो है मैं वो तरीके बताऊंगा जिससे आपका 40 दिन केमिस्ट्री इजीली क्या कर सके, आप मैनेज कर सके। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी अपन नीट के पेपर देते हैं तो नीट के पेपर के अंदर हमको तीन इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उससे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है बायोलॉजी, फिर है आपका फिजिक्स और फिर आपका केमिस्ट्री। ठीक है ना। और सबसे मजे की बात यह है कि नीट का जो कैंडिडेट होता है, नीट का जो बच्चा होता है, उसकी बायो बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना। और बायो का जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर बायो जो आती है वो 360 मार्क्स की आती है, 360 की। ठीक है ना। फिजिक्स जो आती है 180 की आती है और केमिस्ट्री भी कितनी की आती है? 180 की आती है। ठीक है। तो नीट का बच्चा जो बायो का एस्पिरेंट है उसकी बायो अच्छी होती है। तो अगर एक नॉर्मल सा बच्चा होगा, मेहनती बच्चा अगर होगा, जो एक मतलब ज्यादा ना मैं एवरेज उसको बोल रहा हूँ ना ही ज्यादा मैं उसको टॉपर बोल रहा हूँ। ठीक है ना। एक जो मीडियम साइज का जो बच्चा होता है जो इजीली पूरे साल भर मेहनत करता है और अपने टारगेट्स समय पर क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है, उसके बायो के अंदर 360 में से 320 नंबर तो आ ही जाते हैं। उसकी बायो इतनी अच्छी होती है। ठीक है ना। हाँ, 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फिजिक्स बहुत वीक होती है। ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल है, समय पे अपना असाइनमेंट पूरा करता है, एक साल से ढंग से तैयारी कर रहा है ऑनेस्टली, ठीक है ना, ईमानदारी से, तो उसके रफली 120 नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो जिन बच्चों की फिजिक्स कमजोर होती है उन बच्चों के लिए ही केमिस्ट्री सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। और एक मजे की बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपकी बायो अच्छी है और केमिस्ट्री के अंदर आपकी कमांड ठीक है, फिजिक्स मान लो आपको थोड़ी वीक है लेकिन केमिस्ट्री में आपकी कमांड ठीक है, और अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपको तीनों मिलाकर 600 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार अगर आपके 600 प्लस मार्क्स आ गए तो ये समझ लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो कॉलेज आपको मना नहीं करेगा। इट मींस अगर आपके टोटल मार्क्स 720 में से अगर आपके 600 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं, मिनिमम 600 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो जिस भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो, अगर आपकी बायो के अंदर 320 आ रहे हैं, फिजिक्स में अगर आपके 120 आ रहे हैं, तो दोनों के मिला कितने हो रहे हैं? दोनों के मिला के हो जाते हैं 440 नंबर। 600 बनाने के लिए कितने चाहिए आपको? 600 में 440 गए तो 150 नंबर के आसपास आपको चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। 600 में से देख लो, ये आपका 440 हो गया, 0 6 1 160 के आसपास। ठीक है ना। तो अगर आपको 150 से लेकर 160 नंबर अगर लेके आने हैं आपको, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 150 प्लस अगर आपको लेके आने हैं, तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, स्ट्रेटजी देखेंगे कि इन 40 दिनों के अंदर जो हमारे पास 40 डेज बचे हुए हैं, हमारे पास जो आज ये नोट किया हुआ है, जो आपके पास 40 डेज बचे हुए हैं, उन 40 डेज के अंदर केमिस्ट्री को आप कैसे मैनेज करें जिससे कि 150 प्लस आपके नंबर केमिस्ट्री में आए ही, और इस केमिस्ट्री की वजह से आपके 600 प्लस नंबर आए, ताकि आपको कोई सा भी कॉलेज मिल सके फॉर डूइंग एमबीबीएस। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा जो वास्ट सिलेबस है वो केमिस्ट्री का ही है। ठीक है। आप सबको मालूम पड़ ही गया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
और तीसरा इसके अंदर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, आपको मालूम है कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, आपको कैलकुलेशन स्पीड आपकी ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेंगे, केवल एनसीईआरटी पे, क्योंकि जितना भी अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पीएमटी के लिए, तो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट होता है वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, मतलब 99% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे, केवल एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी के बारे में आपको देखना ही नहीं है, जैसे कि आपका एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, आपका डी ब्लॉक हो गया, इसके अलावा जैसे मेटलर्जी आपकी हो गई है ना, तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं केवल एनसीईआरटी से ही आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं देखना है फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, ठीक है ना। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली बेस्ड है किस पर, रिएक्शंस पे। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो नेम रिएक्शंस पे ध्यान देना है। मैं हर वीडियो के अंदर आप कहता हूं जितने भी हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं एस्पिरेंट्स, कि आपको नेम रिएक्शन पे ध्यान देना है, और नेम रिएक्शन के साथ साथ आपको ध्यान देना है किन पे, उनकी मैकेनिज्म पे। बहुत स्टूडेंट इस चीज से भागते हैं कि मैकेनिज्म नहीं पढ़नी, मैकेनिज्म टफ है, मैकेनिज्म याद नहीं हो रही है। अरे भाई प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगी ना। तो नेम रिएक्शन आपको भूलनी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करके जाना है। 11th 12th दोनों क्लासेस के आपको नेम रिएक्शन जो है आपको पढ़ के जानी है, रफली 50 प्लस के आसपास होंगी तो आप पढ़ के चले जाइए, ठीक है ना। 40 से कम तो पढ़ना ही मत, ठीक है ना, क्योंकि नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसके अंदर होता है आइसोमेरिज्म जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है ना। साथ में आईयूपीएसी नेमिंग जरूर पढ़ के जाएं, एक या दो क्वेश्चन के अंदर मिल ही जाता है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका जीओसी वाला पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, है ना, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब जरूर आप पढ़ के जाएं, ठीक है। ये इतने सिंपल टॉपिक्स हैं, मतलब अगर आप ये नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते कि मेरा सिलेक्शन हो, ठीक है, तो ये आप जरूर करके जाएं, ठीक है। इसके बाद में नेम रिएक्शन हो गई हमारी, आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी हो गया, जीओसी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स हैं 11th 12th के मिला के, उनके आप कन्वर्जन जरूर पढ़ें, कन्वर्जंस, ठीक है। कन्वर्जंस में पढ़ने की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप कन्वर्जंस पढ़ते हैं तो कन्वर्जंस पढ़ने की वजह से आपको मालूम पड़ते हैं, आपको याद होते हैं क्या, रिएजेंट्स। आपको ये मालूम पड़ जाता है कि रिएजेंट्स कौन सा कब यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा पैटर्न रहेगा केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला बेस्ड है उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, है ना। इसके अलावा जैसे आपका 11th में से आ गया थर्मोडायनेमिक्स, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। 12th में आ जाते हैं आपका सॉलिड स्टेट में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेनी है, बस आपको ये सीख कर एक मतलब पढ़ के जाना है इसको, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट में से। इसके अलावा सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। और इसके अलावा जैसे सरफेस वाला सरफेस रहेगा चैप्टर, सरफेस, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और इनमें से मोर और लेस क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। और एक जैसे 11th का चैप्टर है इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट को आपको छोड़ के नहीं जाना है। मोल कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। कैलकुलेशन जो बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री जो आती है वो मोल कॉन्सेप्ट में से बहुत ज्यादा आती है ना, बहुत ज्यादा, मतलब इतना तो आती है कि आपके सिलेक्शन को रोक सकती है, इसलिए आपको रुकना नहीं है उसके अंदर। मोल कॉन्सेप्ट के अलावा इसके बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी हर साल एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर्स है, दोबारा देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको आप देख लीजिए पूरा एक बार, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे अपन देख रहे थे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आती है और उसके अंदर जो मोस्ट जो चैप्टर्स जैसे कि एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गई, ठीक है, मेटलर्जी हो गई। इसके अलावा कौन सा हो गया, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। और ये मोस्टली तो ये आपके, और कौन से बचे,
ठीक है ना। तो ये सारे चैप्टर्स जो है इस तरह के, ये सब आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही करना है। एनसीईआरटी के बाहर आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाहर आपको कोई देखना है, कोई दूसरी मतलब बुक देखने की जरूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे तोड़ मरोड़ोगे, ठीक है। और अगले का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब जो पैटर्न डिजाइन हुआ है, जो एनटीए ने जो पैटर्न डिजाइन किया है नीट के लिए, उसमें एक बार जो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भ्रम होता है कि भाई हम है ना ये टॉपिक छोड़ देते हैं, ये टॉपिक कर लेते हैं। नहीं, जब से नीट के पेपर के अंदर दो सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, ये दो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक आपका सेक्शन ए और एक आपका सेक्शन बी, ठीक है ना। तो सेक्शन ए के अंदर जो है 35 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, 35 के आसपास, और सेक्शन बी के अंदर आपके अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दोनों सेक्शंस में से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है। तो किसी भी एक टॉपिक को छोड़ देना, अपने सिलेक्शन को रोकना है। बात समझ में आ रही है आप सबको? तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो मैंने आपको प्लान बताया है, वो सब आपको करना है, ठीक है ना। तो एक इस पूरे का आप एक बार क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, फिर अपन थोड़ा सा आगे और बात करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन देखते हैं इस वीडियो का सबसे मेन एजेंडा कि आपको इन 40 दिनों में करना क्या है। ये तो पूरा पैटर्न था, ये तो कई को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको पता लग गया होगा। लेकिन अब इन 40 दिनों में क्या करना है, जब तक 7 तारीख नहीं आती तब तक क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसको रख करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे आपको बता रहा हूं, वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं बाय हार्ट मेरे कहने से, तो मैं पर्सनली गारंटी आपको दे रहा हूं कि आपके सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला है, आपके 600 प्लस नंबर तो आगे ही रहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम इसके अंदर आपको ये करना है, रीड लेस रिवाइज मोर। रीड लेस रिवाइज मोर, पढ़ना कम है। अब पढ़ने का टाइम नहीं रहा, पढ़ना कम है, रिवाइज ज्यादा करना है। और इसी के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है रिवीजन के साथ ही, दैट इज प्रैक्टिस मोर। आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकें उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्या काम करना है आपको, सॉल्व पीवाईक्यू, ठीक है। सब लोग आपको कह रहे होंगे पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जरूरी है, ठीक है ना। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और कब तक सॉल्व करने हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स की पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, पिछले साल की, ठीक है ना। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, मतलब ऐसे सॉल्व कीजिए कि क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इस लेवल का सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। तीसरी चीज क्या करनी है इसके अंदर आपको, सॉल्व अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5 के क्वेश्चंस। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा लेकिन है नहीं, 5000 क्वेश्चन आपको से ज्यादा, ठीक है ना, केवल 5000 नहीं, 5000 से ज्यादा कम से कम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए मैं कह रहा था कि रीड लेस, क्योंकि पढ़ने का अगर टाइम रहता तो आप ही नहीं कर पाते। पास में आ रही ना। तो जितना कम आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो जब अपन पढ़ते हैं तो अपन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ये आपने भी देखा होगा, मैं भी जानता हूं, सबको पता है, ठीक है। चौथी चीज जो आपको इसके अंदर करनी है, आपको स्लीपिंग आवर्स डिसाइड करने हैं, और आपको 6 आवर्स के से ज्यादा नहीं सोना है, ठीक है ना। 24 घंटे में से 6 घंटे केवल आप रखिए किसके लिए, सोने के लिए। इसके अलावा जितने भी घंटे आपके पास बचे, ठीक है ना, उसमें से 1 घंटा आप माइनस कर दीजिए आपके जो रेगुलर आपका जो रूटीन होता है, रेगुलर रूटीन के लिए, उसके लिए, जैसे कि खाना पीना नहाना धोना, ठीक है, जो भी है उसके लिए। इसके अलावा 7 घंटे निकल गए, बाकी जितने भी आपके पास आवर्स बचे हुए, घंटे बचे हुए हैं, उसमें आपको केवल पढ़ाई ही करनी है। मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट एक और काम आपको करना है, ठीक है, और ये काम इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन प्लस
स्टूडियस माइंडसेट, स्टूडियस माइंडसेट। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन का मतलब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है आज का? फोन है, ठीक है ना, मोबाइल है, ठीक है ना। तो जितना हो सके, अब ये भी जो वीडियो है मोबाइल पे देख रहे हो आप लोग, है ना, तो मैं खुद ये चीज कह रहा हूँ कि मोबाइल को जितना हो सके दूर रखिए, ठीक है। किताबों पे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाइएगा, जितना हो सके किताब के आंखों के सामने होना चाहिए, स्क्रीन नहीं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका माइंडसेट स्टूडियस होना चाहिए, मतलब 24 घंटे में से अगर 6 और 1 7 घंटे आप निकाल दो तो कितने घंटे बचे आपके बताइए? 24 में से 4 गए तो 20 घंटे, उसमें से 3 और निकाल दो 17 घंटे, ठीक है। तो 17 घंटे आपका माइंड पढ़ाई के बारे में ही सोचना चाहिए। इसे हम कहते हैं स्टूडियस माइंडसेट। जरूरी कि 17 घंटे लग के पढ़े रहें, आप पढ़े हो उसमें किताबों में घुसे रहे, नहीं। आप पढ़ने को तो 8 से 9 घंटे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सारा दिन आपका जो माइंड है वो कहां पे रहना चाहिए? पढ़ाई के अंदर ही रहना चाहिए। आपको सोचते रहना है कि मैंने चीज क्या पढ़ी थी, इसको हम कहते हैं इनर रिवीजन। ये आपको करते रहना है। जितना आपका माइंड वर्क करेगा ना, उतना ही ज्यादा आपके अंदर शार्पनेस आएगी और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होगा। जितना भी डेटा हमारा स्टोर होता है, क्रूशियल से क्रूशियल डेटा, वो सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है। तो जितना आप इनर रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा? एक्टिव होगा। और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर एक्टिव हो गया तो सबकॉन्शियस कन्वर्ट होता है कॉन्शियस में, और एक बार आपका कॉन्शियस कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे जो पढ़ाई है, सारा का सारा जो नॉलेज है वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, आपके माइंड के सामने होगा, ठीक है। तो इतना अगर आप कर सकते हैं, ये जो 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर ये आप कर लेते हैं तो मैं आपको एक मतलब लिखित गारंटी दे सकता हूं, रिटर्न में आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके 600 मार्क्स कहीं नहीं गए। कितने में से? 720 में से, ठीक है। और एक बार ये आ गया तो आप आराम से डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बन जाएंगे मतलब आपका एडमिशन एमबीबीएस के लिए हो जाएगा, और एमबीबीएस में एक बार आपका एडमिशन हो गया तो आपको खुद को भी खुशी मिलेगी, आपका जो है रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा और रसायन एकेडमी का भी नाम रोशन होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये 40 जगह प्लान मैंने आपको बता दिया है 40 डेज का, इसको आपको फॉलो करना है और अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बोल रहा हूं, केवल मैं किसकी बात करिए, केवल केमिस्ट्री की बात करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए और साथ ही साथ जो मैंने तरीके आपको बताए हैं वो आप जरूर फॉलो करें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।